विथ नाइन्थ टाइप, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा और कौन से होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cosec x, sec x and cot x. These are trigonometric functions. हमें इसके ग्राफ डिस्कस करने हैं, इसका डोमेन रेंज डिस्कस करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐसे ही होते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जेडब्ल्यू जब हमने पढ़ा, हमने उन्हें भी डिस्कस किया हुआ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है? x बिकम्स y, y बिकम्स x। मतलब अगर y इज इक्वल टू साइन x है, देन वी राइट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, एक जस्ट मैं एक एग्जांपल यहाँ पर इसके लिए बता दूं। x इज इक्वल टू y is equal to sin x, it means what? X is equal to sin inverse of y. So you can observe this, here it is y is a function of x and here x is the inverse function of y. Y is a function of x, here x is the inverse function of y. ठीक, तो जो ग्राफ हम अभी स्टडी करेंगे, sin x के लिए हुआ, cos x के लिए हुआ, जो भी जो ग्राफ हम स्टडी करेंगे उसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब जो भी ग्राफ यहाँ पर आएगा, इसी को, इस कंप्लीट ग्राफ को अगर मैं इस फॉर्मेट में मान लीजिए ऐसा है, अगर मैं इसे ऐसा वर्टिकल कर दूंगा, देन इट विल बिकम ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। जस्ट पहले चलिए हम साइन एक्स डिस्कस करते हैं, फिर एक बार बताऊंगा कि हम साइन एक्स को और साइन इनवर्स को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिख कर दिया है, वैल्यूज अगर आपकी प्रैक्टिस से लर्न हो चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो एक बार टेबल आप आपके सामने रखिए। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो टेबल लिया हुआ है आपके सामने होना चाहिए। Then it is quite easy to draw and understand and interpret the graph. So y is equal to sin x. So x is what? X is a angle. हमने x axis पर angles लिए, and y is what? Y is its value. उस पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन कितना है, कॉस कितना है, उसकी वैल्यू है y एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब x एक्सिस पर एंगल हमने किस तरीके से शो किया, देखिए π/2, पाई, 3π/2, 2π। इधर भी -π/2, -π, -3π/2, -2π। नेक्स्ट वन y इज इक्वल टू cos x के लिए भी सेम चीज है। ठीक है, सारे ग्राफ्स में हमने यही एंगल, एक स्टैंडर्ड एंगल x एक्सिस पर ले लिए। अब हमें इसके वैल्यूज प्लॉट करने हैं। अब आप अगर sin x का डोमेन देखेंगे, y इज इक्वल टू sin x, डोमेन मतलब क्या? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। sin x इज डिफाइंड फॉर ऑल द एंगल्स, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या होगी? वी हैव सीन दैट वैल्यू ऑफ sin x इज ऑलवेज बिटवीन -1 and 1। सो रेंज हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 मतलब -1 और 1 इंक्लूड करके। तो हमने यहाँ पर y एक्सिस पर इधर +1 शो किया है, इधर -1 शो किया है। एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ नाउ। जस्ट टेक द पॉइंट्स। sin 0 कितना होगा? sin 0 इज 0, sin π/2 इट इज 1, sin π इट इज 0, sin 3π/2 इट इज -1, sin 2π इट इज 0 फ्रॉम टेबल। उसी तरीके से जब आप इधर लेने जाएंगे तो भी आपको उसी तरीके से वैल्यू मिलेगी। जैसे sin -π/2 इज -1, फिर 0, ठीक है, फिर +1 एंड फिर 0। तो अगर हम इसको फ्री हैंड तौर से ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ शेप लाइक दिस व्हिच इज कॉल्ड एज ए साइन कर्व और साइन वेव। सो दिस इज sin x फंक्शन। ठीक, ये कंटिन्यू होगा अप टू इंफिनिटी, ये कंटिन्यू होगा इधर अप टू इंफिनिटी with this pattern. So this is the graph for y is equal to sin x. x एक्सिस पर क्या है? एंगल्स। y एक्सिस पर क्या है? वैल्यूज। मतलब x एक्सिस पर ये वाला x है, y एक्सिस पर ये वाला y है। ठीक, अब अगर इसी फंक्शन को हम अगर इनवर्स फंक्शन में प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, इसका अगर ग्राफ आपको निकालना होगा
तो जस्ट हमें क्या करना होगा, ये वाला जो है ना इसको पूरा ऐसा रोटेट कर देंगे, ठीक है, पूरा ऐसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे। मतलब जो एक्स की वैल्यूज है ना वो इधर आ जाएगी आपकी, एंगल जो है एंगल इधर रहेंगे बट वैल्यूज आपके यहाँ पर चले जाएंगे सारे। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y का ग्राफ हम इसी को जस्ट 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, विल गेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो ये तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया, हम 12th में इसे और डिस्कस करने वाले हैं, सो रिलेटेड टू दैट अभी हमने y इज इक्वल टू साइन x का फंक्शन देखा। सिमिलरली होगा y इज इक्वल टू cos x के लिए, y इज इक्वल टू cos x के लिए भी डोमेन R होता है, बिकॉज cos x इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो डोमेन जो हो गया इट इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या हुआ, अगेन cos x की जो वैल्यू होती है इट इज बिटवीन -1 एंड 1, तो ये +1 यहाँ पर -1, इसके बीच में आपका cos x रहेगा। एंगल मैंने इधर 4 शो कर दिए, इधर 4 शो कर दिए। अगर आप टेबल से चेक करेंगे तो आपको मिलेगा cos 0 इट इज 1, cos π/2 इट इज 0, cos π इट इज -1, cos 3π/2 0 and cos 2π it is +1। ये वाला शेप हुआ। सेम चीज आपको इधर नेगेटिव एंगल के लिए भी मिलेगा, cos ऑफ माइनस थीटा। अब नेगेटिव एंगल आप बोलेंगे सर टेबल में नहीं है, ठीक है, टेबल में नहीं है नेगेटिव एंगल, फाइन, बट आपके पास फार्मूला है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो फार्मूले हमारे पास। तो cos ऑफ माइनस π/2 इज नथिंग बट cos π/2 व्हिच इज 0, ठीक। फिर cos ऑफ माइनस π is nothing but cos pi which is -1, cos of minus 3π/2 is cos 3π/2 which is again 0, cos of minus 2π is cos 2π which is +1। वैल्यूज हमने प्लॉट कर दिए। अब इसका अगर आप मेजर देखेंगे तो ये यहां से स्टार्ट होता है इस तरीके से। शेप अगर आप देखेंगे, शेप साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का जो शेप है इट इज सेम, बट स्टार्टिंग दोनों की अलग अलग है। मतलब शेपिंग का कहां से सेम हो जाएगा, जैसे ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये -π/2 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अगर आप इतना वाला पोर्शन कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये ऊपर हाफ सर्कल, इधर नीचे हाफ सर्कल, तो इसे ये ऊपर ये नीचे, बट इसमें एंगल का डिफरेंस है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम -π/2, ठीक। वैल्यूज के हिसाब से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, अगेन इट इज बिटवीन -1 एंड +1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हुआ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू cos x। अब बात करेंगे y इज इक्वल टू tan x की। अभी भी अगर किसी ने अपने पास टेबल नहीं रखा है तो टेबल सामने रखिए। अब बोलेंगे सर टेबल फिर तो बैठे, टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल। नाउ साइन और कॉस इनका रेसिप्रोकल होता है कोसेक और सेक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक और सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। अब रेसिप्रोकल रिलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नंबर लाइन पर रेसिप्रोकल इट मींस दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक एनिमीज। अगर इंडिया का एरिया है तो उसके बाद फिर चाइना का एरिया स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सिमिलर टर्म्स, अगर साइन एक्स जो फंक्शन है इट इज बिटवीन -1 एंड 1, तो इस +1 के ऊपर और -1 के नीचे किसका एरिया होगा, कोसेक फंक्शन का। अगर cos x का एरिया आपका -1 से 1 है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो +1 के ऊपर और -1 के नीचे एरिया रहेगा sec x का। सो दैट इज वेरी मच क्लियर। अब तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं डोमेन और रेंज। अब देखिए जो कोसेक फंक्शन है इसके लिए डोमेन है r माइनस सेट ऑफ n पाई, n बिलोंग्स टू z, r माइनस सेट ऑफ n पाई, क्योंकि डोमेन में हमें लेना है वैल्यूज ऑफ और एंगल्स x, ठीक है, एंगल्स x। और आप टेबल से ऑब्जर्व करेंगे, टेबल से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि 0 डिग्री या फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, एट ऑल दीज वैल्यूज कोसेक फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट। साइन 0 अगर 0 है तो कोसेक 0 इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसलिए वो वैल्यू हम नहीं ले सकते डोमेन में। तो दैट्स व्हाई डोमेन इज r माइनस सेट ऑफ n पाई, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक। मतलब 1 पाई, 2 पाई वगैरह सारे जहां जहां पर साइन फंक्शन
जीरो होगा वहां पर कोसेक फंक्शन आपका इनफाइनाइट होगा, तो वो वैल्यूज हमें छोड़ देने, सो दैट इज डोमेन। अच्छा, रेंज क्या होगा? रेंज हमने इस तरीके से सीखा हुआ था, दिस इज जीरो, दिस इज +1, दिस इज -1। अगर साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का एरिया ये वाला है, -1 से लेके +1 तक, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का, तो इनके जो रेसिप्रोकल है दे, उनका एरिया कौन सा होगा? दे विल लाई फ्रॉम +1 के ऊपर और -1 के नीचे। इसका मतलब दिस कंप्लीट रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट -1 1, इतना एरिया छोड़ के, जो कि साइन और कॉस के लिए है। ठीक है, तो अगर हम कोसेक की बात कर रहे हैं तो साइन के लिए -1 1 छोड़ दिया, बाकी जो बचा पूरा रियल नंबर लाइन का, दैट इज द एरिया फॉर कोसेक फंक्शन। सो रेंज इज नथिंग बट r माइनस -1 1 ऊपर इंटरवल। ठीक है, r से हमें हटा देना है -1 1, हम हटा देंगे, यू विल गेट रेंज फॉर कोसेक फंक्शन। अब ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने के लिए देखिए आप, कोसेक जीरो कितना होता है, आपके पास टेबल है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, साइन जीरो जीरो होता है तो कोसेक जीरो इनफाइनाइट होगा, मतलब कोसेक जीरो कितना होगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में इधर शो करता हूं, जस्ट एक पॉइंट मैंने प्लॉट किया यहाँ पर। सिमिलरली कोसेक पाई कितना होगा? देखिए साइन पाई जीरो होता है तो कोसेक पाई भी होगा इनफाइनाइट। ठीक, एंड देन कोसेक पाई बाय 2, sin pi by 2 is 1, so similarly cosec pi by 2 is its reciprocal, which is also 1, so I'll get a point over here 1। अब जब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, you will get a shape like this। देखिए इधर ही y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है पाई पर, इससे ये टच नहीं करेगा। अदर लैंग्वेज में बोलूं, ये टच करेगा, लेकिन कहां पर? इंफिनिटी पर। This graph will touch this line, vertical line, that is angle pi at infinity, because cosec pi is infinity। तो ये इस तरीके से आपको एक शेप मिल गया, और सिमिलरली इसके सारे आपके शेप उसी तरीके से आपको मिलते जाएंगे। जब इधर रहेगा आप आगे जाएंगे तो आप चेक करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि 3π/2 पर 1 होगा। अगेन सिमिलरली -π/2 पर भी 1 होगा। ठीक है, -π/2 पर भी 1 होगा, मतलब -1 होगा तो यहां पर आएगा, और इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो इस पैटर्न को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वैल्यूज से आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। 3 वैल्यूज मैंने प्लॉट किए, कोसेक जीरो, फिर कोसेक पाई और कोसेक π/2, तो एक पैटर्न मिल गया। यही सेम पैटर्न आपका 0 to π में, फिर π to 2π में, इधर 0 to -π में, यही सेम वैल्यूज आपको मिलेंगे। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू कोसेक x। बात करते हैं y इज इक्वल टू सेक x की। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा एंगल x की सारी वैल्यू चलेगी, बट ऐसी वैल्यू नहीं चलेगी जहां पर y इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू होती है? देखिए cos π/2 इज 0, cos 90 डिग्री इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, ये जितने भी ऑड मल्टीपल है ना π/2 के, वहां पर cos 0 होता है। देखिए यहां पर 0 है, इधर भी 0 है, तो सेक फंक्शन वहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें डोमेन में मिलेगा r माइनस ऑड π/2, r मतलब ऑल द रियल नंबर्स माइनस ऑड π/2 हम छोड़ देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर सेक फंक्शन इनफाइनाइट होता है। तो इतना छोड़ दिया हमने, तो हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कॉस फंक्शन के लिए रेंज होता है -1 1, इतना छोड़ दीजिए रियल नंबर्स में से, तो r माइनस -1 1 विल बी द रेंज फॉर सेक फंक्शन, जो कि कोसेक के लिए भी वही है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू सेक का अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखिए आप अगर चेक करेंगे cos 0 इट इज 1, ठीक है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा। फिर cos π/2 0 होता है, तो sec π/2 इनफाइनाइट होगा। वैसे sec -π/2 वो भी इनफाइनाइट होगा, एंड देन यू विल गेट अ शेप लाइक दिस।
ठीक, अब यही शेप आप कंटिन्यू करेंगे, ये वाला इतना एरिया हो गया, इस एरिया में भी वही शेप आएगा। देखिए ये +1 के ऊपर है, +1 और -1 के बीच में यहाँ पर कहीं पर भी शेप फंक्शन का ग्राफ नहीं आया है। जो ब्लू पेन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू कोसेक x एंड दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो यहाँ पर कहीं पर भी बीच में आपको ग्राफ नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पर बीच में आपको ग्राफ नहीं दिखाई देगा। अब बात करेंगे cos पाई की। तो देखिए cos पाई जो होता है cos 180 डिग्री, इट इज -1, तो सेक 180 डिग्री भी हो जाएगा -1। यहाँ पर सेक 180 डिग्री मतलब पाई पर -1 वैल्यू होगी, और फिर यहां से आपको इधर इस टाइप में मिलेगा। सेम चीज इधर भी हो जाएगा। सो अगर आप देखिए जैसे साइन और कॉस में शेप सेम है, वैसे इसमें भी शेप सेम है। ऊपर एक यू, नीचे एक यू, फिर ऊपर एक यू, फिर नीचे एक यू। इसी तरीके से इधर भी, ये ऊपर वाला यू, ये नीचे वाला यू, फिर इधर एक ऊपर वाला यू आएगा, फिर नीचे वाला यू आएगा। तो शेप दोनों में सेम है, इन दोनों में भी शेप सेम है, इन दोनों में भी शेप सेम है, लेकिन एरिया इनका अलग अलग हो गया। ठीक है, एरिया इनका अलग अलग हो गया। ये शेप जैसे ये वाला यू का शेप कहां से कहां तक मिला आपको, 0 से लेके पाई तक यू का शेप है, 0 से लेके पाई तक। इसमें देखिए 0 से लेके पाई तक ये वाला शेप आया, उल्टा यू। ठीक है, साइन फंक्शन में साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो 0 से लेके पाई तक वहीं पर उल्टा शेप हो गया, ऊपर +1 के ऊपर। और इस पर्टिकुलर में अगर आप चेक करेंगे तो -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक, -π/2 से लेके +π/2 तक एक उल्टा यू आया है। तो यहाँ पर -π/2 से लेके +π/2 तक ये वाला सीधा वाला यू हो गया, बट ये 1 के ऊपर होगा। सो शेप इन दोनों का सेम है, ये वाला जो एंगल्स है दे आर डिफरेंट। सो दिस इज फॉर सेक फंक्शन। तो हमने साइन कॉस और उसके रेसिप्रोकल कोसेक से डिस्कस किया। अब देखेंगे टैन और कॉट में क्या होता है। टैन और कॉट में ठीक, y is equal to tan x, डोमेन क्या होगा। नाउ सी tan थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 90 डिग्री, 90 to 70। ठीक है, उस टाइप से, मतलब कि π/2 3π/2 पर tan फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई डोमेन इज r minus pod π/2, दैट इज डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज tan थीटा की वैल्यू वेरी होती है -∞ से लेके +∞ तक, कुछ भी वैल्यू हो सकती है tan की। इट मींस रेंज इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, सो दिस इज फॉर tan फंक्शन। अब tan फंक्शन का ग्राफ मुझे निकालना है। अगेन मैंने वही सारे एंगल निकाले हैं, π/2 पाई, 3π/2 2π, इधर भी वही -π/2 -π, -3π/2 -2π। वैल्यूज हम प्लॉट करके देखते हैं। देखिए tan 0 इज 0, tan π/2 is positive infinity, tan -π/2 is negative infinity। ठीक, यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं शो किया क्योंकि इंफिनिटी का पॉइंट में शो नहीं करता, जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंफिनिटी को जाएगा, इधर -∞ हो जाएगा। फिर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे then you will get a shape or you will get a curve of tan function। y is equal to tan x का ग्राफ इस तरीके से होगा, -π/2 और π/2 के बीच में जहां पर 0 होगा वहां पर 0 होगा, because tan 0 is 0 and then इधर +∞, इधर -∞। and same thing will repeat for next sections। जैसे tan pi अगर आप देखेंगे, tan pi मतलब tan 180 डिग्री, it is also 0। फिर tan 3π/2 इंफिनिटी होगा पॉजिटिव, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का शेप, वही शेप आपको आगे इधर भी कंटिन्यू होगा। इधर अगर मुझे दिखाना है तो tan ऑफ -π इट इज 0, इधर +∞ -∞। सो इन दिस वे वी गेट अ शेप फॉर tan फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू tan x। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू cot x की। डोमेन क्या होगा, cot x कहां पर इंफिनिटी होता है। देखिए cot x 0 डिग्री पर इंफिनिटी होगा, 180 डिग्री पर इंफिनिटी होगा। ठीक है, 0 और 180 पर इंफिनिटी होगा। तो हमने क्या कर दिया, 0 180 इट मींस व्हाट, दे आर मल्टीपल्स ऑफ
180। सो डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई। टोटल रियल नंबर्स में से आपको मतलब सारे एंगल्स चलेंगे बट पाई के मल्टीपल नहीं चलेंगे क्योंकि वहां पर कॉर्टेक्स इनफाइनाइट होता है। तो ये तो हो गया डोमेन। रेंज अगेन कॉर्टेक्स की जो रेंज होती है इट इज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। क्वाट का आंसर कुछ भी हो सकता है। क्वाट थीटा कैन बी 1,05,000 व्हाटएवर, हो सकता है इतना बड़ा, बिकॉज क्वाट वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो रेंज हो गया ऑल द रियल नंबर्स। ग्राफ अगर आप इसका निकालेंगे तो ग्राफ में आप देखेंगे कि क्वाट पाई बाय 2, चेक करिए आपके टेबल में, टेबल होगा आपके पास, क्वाट पाई बाय 2 इज हाउ मच, बताइए क्वाट पाई बाय 2 कितना है। क्वाट पाई बाय 2, ओके, क्वाट पाई बाय 2 कितना है, 0 है, ठीक। तो क्वाट पाई बाय 2 हमने 0 यहाँ पर प्लॉट कर दिया, करेक्ट है कांचन कल्याणी। क्वाट पाई बाय 2 0 प्लॉट कर दिया। अब पाई, क्वाट पाई अगर आप देखेंगे इट विल बी अगेन इंफिनिटी, ठीक। और क्वाट जो क्वाट जीरो इट विल बी अगेन इंफिनिटी, ठीक है। तो क्वाट जीरो जो होगा पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा, इधर नहीं आएगा, और क्वाट पाई निगेटिव इंफिनिटी। तो जब हम इसका ग्राफ निकालेंगे इट विल बी लाइक दिस। शेप देखिए इसके कंप्लीटली अपोजिट शेप है, मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है ये इसमें तो ये उल्टा है ऐसे इधर से। क्वाट जीरो इट इज पॉजिटिव इंफिनिटी, क्वाट पाई इज नेगेटिव इंफिनिटी, इधर चला जाएगा। और फिर इसी तरीके से यही शेप क्वाट 3 पाई बाय 2 अगर आप देखेंगे इट इज 0, क्वाट 3 पाई बाय 2, और यहाँ से आपको इस टाइप वाला शेप मिलेगा। सेम शेप आपको इस इधर साइड पर भी मिलेगा, क्वाट माइनस पाई बाय 2 इज 0। So like this. So this is the graph for y is equal to cot x. तो आप वैल्यू से चेक करेंगे एंगल्स, पर्टिकुलर देखिए कहां पर कौन सा एंगल है, और डोमेन में क्या आना है, रेंज में क्या आना है। रेंज में क्या है, ऑल द रियल नंबर्स, देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वैल्यूज होते हैं क्वाट फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स ऑफ वेरियस फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन के जब हम ग्राफ्स करेंगे, मंदार ठीक है, स्क्रीनशॉट कि वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेंगे, ऑल द ग्राफ्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ पर नहीं है, टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 में होंगे जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, और यहाँ पर अगर आपको देखने तो नोट्स में दिया हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं हुआ तो। अच्छा, और जस्ट अ सेकंड, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। So starting with exercise 6.1, question first. Check if the following relations are functions. Check if the following relations are functions. So first one, it is from set A to set B. This is set A, this is set B. 2 1 0 minus 1 2. 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 2 1 5 6 and minus 1 again. 2 is connected to minus 3, 1 is connected to plus 1, minus 1 is also connected to plus 1, 0 connected to 2, minus 2 connected to 5. So you have to mention whether it is a function or not, ठीक है।
तो बताइए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, फंक्शन है या नहीं है? यस, इट इज अ फंक्शन. It is a function. Why? Because every element of set A is connected to a unique element of set B. ठीक है? So it is a function. तो हम यहाँ पर लिख देंगे yes, since every element of set A is connected to unique element of set B, then it is a function. Second वाला आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में. लेट अस सी थर्ड. सेट ए सेट बी है यहाँ पर. तो ये सारी चीजें क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसलिए मैं कुछ चीजें लिख कर रखता हूँ. 3 minus 2 1, 3 minus 2 1, 0 to 4, 0 to 4, 9 7 minus 6 3 2. ठीक. 3 connected to 7, 1 to 9, 0 to minus 6, 2 to 3, 4 to 2. Now see, as you can see, first में हमने लिखा था that is the basic property of a function. Every element of set A should have an image in set B. Mathematical language में हम image बोलते हैं, या फिर आप connected, related भी हम बोल सकते हैं. So here, as you can observe, -2 does not have any image in set B. -2 किसी से भी connected नहीं है. So this is not a function. So we will write it down like this. This set A, set B. This is not a function. Why? Since -2 belongs to A, does not have an image in set B. तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा. Let us solve second question, and the question is which sets of ordered pairs represent functions. तो अगेन हमें चेक करना है कि फंक्शंस है या नहीं है. यहाँ पर हमने किस तरीके से चेक किया था, एरो डायग्राम से चेक किया वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. सेट ए इसमें गिवन है क्वेश्चन में. सेट ए इज व्हाट 1 2 3 4. सेट बी इज आल्सो गिवन. It is -1 0 1 2 3. Okay, and let us solve one by one. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं अभी. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से देखिए, 1 0 3 3, 1 0, then 3 3. नेक्स्ट वन इज 2 minus 1. Next 4 1 2 2, 4 1 2 2. So I have to check whether this is a function or not. ठीक, हमें फंक्शन है या नहीं है चेक करना है. अब देखिए जो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर है, सेट बी के एलिमेंट्स मतलब सेकंड नंबर, सेट ए के एलिमेंट्स फर्स्ट नंबर. ठीक. अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 1 इज कनेक्टेड टू 0, इट इज फाइन, 1 0. देन 3 3, 3 इज कनेक्टेड टू 3, 2 -1, and here you can observe 2 2. So a single element of set A, that is 2, is connected or is having two images in set B. 2 -1 के साथ भी कनेक्टेड और 2 2 के साथ भी कनेक्टेड. दिस इज नॉट द केस ऑफ ए फंक्शन, और दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन. ठीक, तो हम आपको लिखेंगे नो. क्यों नो? सिंस 2 belongs to set A has two different images in set B.
इस पर्टिकुलर टू के लिए देयर आर टू डिफरेंट इमेजेस, ये नहीं होना चाहिए फंक्शन में, तो यहाँ पर है, इसका मतलब कि ये आपका फंक्शन नहीं है। थर्ड हम इसमें सॉल्व करते हैं। 1 3 4 1 2 2 1 3 4 1 2 2. Now as you can observe, each element is connected only once. 1 3 के साथ, 4 1 के साथ, 2 2 के साथ. बट आप ऑब्जर्व करेंगे सेट ए में कितने नंबर है? 1 2 3 4. And each of these elements should have an image in set B. 1 का तो है, ये 3 का, वो भी 3 का नहीं है, फिर 2 का है और 4 का भी यहाँ पर है, लेकिन इस पर्टिकुलर 3 के लिए कोई भी इमेज सेट बी में आपके पास नहीं है। सो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है? रीजन चाहिए प्रॉपर वैलिड रीजन। सिंस दिस एलिमेंट दैट इज 3 बिलोंग्स टू ए डज नॉट हैव एन इमेज इन सेट बी, so then this is not a function. Question third. Check if the relation given by the equation represents y as a function of x. ठीक है, it represents y as a function of x. हमें चेक करना है. So check if y is equal to f of x. First one, 2x plus 3y equal to 12. 2x plus 3y equal to 12. अब जब इसे सॉल्व करेंगे we will get what? 3y equal to 12 minus 2x. It means y is equal to 12 minus 2x upon 3. Y is equal to 12 minus 2x upon 3. So this is nothing but y is a function of x, because for every value of x we will get different value of y. यहाँ पर हमें मिलने वाली है, यहाँ पर लिखेंगे हम for x belongs to R there exists y belongs to R and therefore y is equal to f of x. This is a function of a x. Then थर्ड हम इसमें सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25। तो आप सॉल्व करेंगे इसे फर्दर तो क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू माइनस वाई उधर गया प्लस वाई हो गया, 25 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25. So y is equal to x square minus 25. So again it is the same case. For different values of x, we will get different values of y. So it means for x belongs to R, there exists y belongs to R, and therefore here also y is equal to f of x. Fifth one, 3x minus 6 equal to 21. 3x minus 6 equal to 21. So you get what? 3x is equal to 21 plus 6, that is 27. So x is equal to 9. X is equal to 9. As you can observe, we have to check whether y is a function of x. But here there is no y. Y कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? It is independent of y, free from y, अलग अलग लैंग्वेज में. So this is not a function of x. So we cannot write this as y as a function of x. So x is equal to 9 represents point on x axis. ये x axis के ऊपर पॉइंट हो गया. Therefore this is not a function of x.
और देयरफॉर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखिए, क्योंकि y यहाँ पर है ही नहीं. So these are just theoretical questions. Let us solve question 4. Question 4. Question 4 is what? If f of m square minus 3m plus 1, find. So question 4 is, if f of m is equal to m square minus 3m plus 1, then we have to find. First one, f of 0. f of 0. Okay. Now from given f of m, if we have to find out f of 0, what we have to do? We have to just replace this m by 0. देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ, m की जगह पर कौन आया है? इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन. ये एकदम पक्का क्लियर होना चाहिए. वैसे तो बहुत आसान लगता है, ठीक है, वैसे तो बहुत आसान लगता है, बट फिर भी कभी कभी कुछ जब क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो वहां पर हम फंसने के चांसेस होते हैं. तो एक बार अच्छे से समझिए, f ऑफ m से अगर मुझे f ऑफ 0 निकालना है, इट मीन्स आई हैव टू रिप्लेस दिस m बाय 0 ऑन RHS. LHS पर तो है ही, हमें RHS पर उस तरीके से करना होगा. मान लीजिए f ऑफ m दिया हुआ है, f ऑफ m से आपको f ऑफ p चाहिए, f ऑफ q, f ऑफ r, ठीक है, f ऑफ एनीथिंग, मतलब समझने के हिसाब से, ठीक है, f ऑफ एनीथिंग. तो अगर आपको यहाँ पर f ऑफ एनीथिंग अगर फाइंड आउट करना है f ऑफ m से, so you'll replace that m by anything, whatever you are assuming. ठीक, कोई भी कुछ भी चीज हो, हमें इधर रिप्लेस करना है. तो अगर हम m को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, तो राइट हैंड साइड पर भी m रिप्लेस हो जाएगा 0 से. तो m स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, दैट इज 0. 3 into 0, it is 0, plus 1, आंसर इज plus 1. थर्ड इसमें देखिए f ऑफ 1/2. थर्ड है f ऑफ 1/2. तो अगेन व्हाट, we have to replace this m by 1/2. तो यहाँ पर m स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3m, मतलब 3 into 1/2 प्लस 1. Let us solve this further. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस दिस इज 3/2 प्लस 1. इन तीनों का एलसीएम होता है 4. 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, माइनस 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, प्लस 1 4 जा 4, तो 1 4 जा 4. So this is 4 plus 1, 5, minus 6, that is minus 1/4. Then fifth one, f of minus x. Fifth, f of minus x. So again remember, you have to replace this m by minus x. ब्रैकेट में जो भी होगा उससे आपको रिप्लेस करना है इस पर्टिकुलर m को. This is a function of m, this is function of minus x. So replace this m by minus x. तो यहाँ पर m स्क्वायर है, तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 3m मतलब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1. माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 1. ठीक है. Let us solve question 5. Question 5 is what, find x if g of x equal to 0. Where? So we have to find x if g of x is equal to 0. First one, g of x कितना है? 5x minus 6 upon 7. g of x है 5x minus 6 upon 7. Solution में क्या होगा? See, we have to find x if g of x equal to 0. So this is g of x. Equate करना है 0 के साथ. You will get some value of x. So g of x है 5x minus 6 upon 7 is equal to how much? 0. तो हो जाएगा 5x minus 6 equal to 0. 7 मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ. So 5x equal to 6 मतलब x equal to 6 upon 5. Third, g of x equal to 6x square x minus 2. Okay.
थर्ड वन, g of x is equal to 6x square plus x minus 2। देखिए यही क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, we have to find out the value of x such that g of x equal to 0। तो यहाँ पर हो जाएगा g of x मतलब कि 6x square plus x minus 2 equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 into minus 2 that is minus 12। ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी सम होनी चाहिए +1। जस्ट अ सेकंड। तो -12 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम होनी चाहिए +1 एंड दे आर व्हाट, दे आर 4 3 12। +1 चाहिए हो जाएगा 4 - 3। ठीक, इधर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा 2x ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस इधर 2। इन दोनों में कॉमन होगा -1 ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलरेडी हमने 10th में सॉल्व किया हुआ है। तो 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 1 तो हो गया 3x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू -2/3 और x इक्वल टू 1/2। सो दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस g of x टू बी 0। तो हमने क्वेश्चन 5th तक सॉल्व कर लिए। यहां तक कुछ डाउट है क्या, पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 इज फाइंड x if f of x equal to g of x where first one f of x equal to x raised to 4 plus 2x square, g of x equal to 11x square। ठीक, ओके, लेट अस सॉल्व दिस। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, f of x equal to g of x, this is the condition। What is f of x? It is x raised to 4 plus 2x square which is equal to g of x that is 11x square। हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब 11x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो होगा x raised to 4, ये 2 minus 11 that is minus 9x square is equal to 0। Now we factorize this। इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन होता है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है हम जिसे बोलते हैं सिली मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक। जनरली होता क्या है इस चीज में, गलती क्या होती है, हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं। देखिए लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर चला गया 0 के साथ, 0/x स्क्वायर इज 0 एंड देन इसके नेक्स्ट स्टेप ये लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और फिर इसे सॉल्व करते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सी दिस x इज अ वेरिएबल, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, और ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज आइदर दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब x इक्वल टू प्लस और माइनस 3। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, या फिर सॉल्यूशन सेट कौन सा हो गया आपका, यहाँ से 0 3 माइनस 3। दीज आर द 3 आंसर्स फॉर x इन दिस पर्टिकुलर केस। और अगर आपने इस x स्क्वायर को उधर लेकर गए 0 कर दिया तो बच गया x स्क्वायर माइनस 9 को आप 0 करेंगे, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी ओनली प्लस और माइनस 3, 0 रह जाएगा। जबकि इस पर्टिकुलर के लिए 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन।
तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे 5 होता था तो ये 5 इसके साथ 0 हो जाता था, लेकिन अगर x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, साइन x है, कॉस x है, व्हाटएवर वेरिएबल अगर है तो फिर वो इधर जाकर के 0 नहीं होगा, उसको इधर शो करना पड़ेगा आपको कि either x square equal to 0 or, and then you will get certain value of x from this also. So that is the solution for question number 6. Let us solve question number 7. Question number 7 is f of x equal to a minus x upon b minus x. f of 2 is undefined. ठीक है, f of 2 is undefined. उसी की लैंग्वेज में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी f of 3 equal to 5. Find a and b. Find a and b. That is the question. Let us solve this. तो अगर प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है बोर्ड के हिसाब से तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन. व्हाट इज गिवन? f of x equal to a minus x upon b minus x. दो कंडीशन है अलग अलग. फर्स्ट कंडीशन इज f of 2 is undefined. सेकंड कंडीशन f of 3 कितना है, 5 है. So according to condition first, f of 2 undefined है. अब देखिए कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड कब होता है? ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपने जब बनाया 10th में, तो 10th में आप लिखते थे जैसे इधर tan हुआ और 90 डिग्री, तो आप लिखते थे इंफिनिटी नहीं लिखते थे, उस समय आप लिखते थे नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज इस केस में डिनोमिनेटर हो जाता है 0. तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा फंक्शन becomes undefined or not defined or infinite. ठीक? So according to condition first, f of 2 is undefined if and only if, जोर लगा थोड़ा सा, if and only if में. if तो एक जस्ट हाँ ठीक है वैसा होता है. if and only if, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तभी आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा. तो f of 2 becomes undefined if and only if denominator, that is b minus x, that is in this case b minus 2 is equal to 0. अब x की जगह पर हमने 2 क्यों लिया? क्योंकि f of 2 हमें डिस्कस करना है. f of x से जब आप f of 2 निकालेंगे तो x को रिप्लेस करना है 2 से. तो डिनोमिनेटर में b minus x से मतलब b minus 2 है, it is equal to 0. Then only this function f of 2 becomes undefined. So we get a value of b over here. b is equal to 2. b का आंसर तो हमें मिल गया. ठीक. अब जब b का आंसर आपको मिल गया तो फंक्शन अब चेंज हो जाएगा. फंक्शन चेंज हो जाएगा. क्या फंक्शन हुआ? Therefore f of x equal to what? a minus x upon b minus x. तो ये हो गया सॉरी ये दिखेगा नहीं शायद आपको, थोड़ा नीचे लिखता हूं. Therefore f of x is equal to a minus x upon b minus x. तो हो गया a minus x upon, अब b की वैल्यू मुझे मिल गई, it is 2. so b minus x मतलब 2 minus x. अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे. so according to condition second, क्या कंडीशन है सेकंड? f of 3 equal to 5. f of 3 equal to 5. Therefore, अब f of x आपको मालूम है, आप को f of 3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जस्ट रिप्लेस दिस x बाय 3 ऑन RHS. तो यहाँ पे a minus x है, हो गया a minus 3. b 2 minus x हो गया 2 minus 3. this is equal to 5. इससे सॉल्व करेंगे हम तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर a minus 3 upon 2 minus 3 is minus 1 equal to 5. so a minus 3 equal to minus 5. a is equal to a plus 3 हो जाएगा, minus 5 plus 3 minus 2. so that is the answer for a. a और b दोनों आंसर हमने निकाल लिए. ठीक.
तो यहां तक किसी को कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 8, find the domain and range of the following functions. Find domain and range of following functions. चलिए ठीक है, फर्स्ट वन, f of x equal to 7x square plus 4x minus 1. f of x equal to 7x square plus 4x minus 1. Now see what is domain and what is range. ये कंसेप्ट एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक से समझिएगा क्योंकि अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। डोमेन मीन्स all the possible values of x and range means all the possible values of y, and y means what? Y means f of x, because फंक्शन का कंसेप्ट है y is equal to f of x. तो x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज डोमेन. और जब x के आपने डिफरेंट वैल्यूज तो ले लिए, इसका जो भी आंसर आएगा मतलब f of x का, एंड y इज नथिंग बट f of x, तो y का आंसर हो जाए f of x का क्या आंसर हो सकता है, दैट इज योर रेंज. ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर x का आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वही तो हमें निकालना है बेसिकली, तो डोमेन क्या है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. यहाँ पर नहीं ले सकते थे, अब इस फंक्शन में देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो ले सकते, नहीं ले सकते. यहाँ पर मैं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 2 नहीं ले सकता क्योंकि b की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 2, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए छोटे छोटी चीजें देखिए, जब फंक्शन कब डिफाइन होता है, तो फाइंड डोमेन. फर्स्ट थिंग एक होती है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सेकंड थिंग अंडर रूट में अगर कुछ चीज होगी f of x होगा, तो इन दिस केस तब यहाँ पर जो साइड में लिखी हुई दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डोमेन निकालते समय f of x का हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सेकंड अंडर रूट में अगर f of x हुआ, कोई भी फंक्शन होगा, तो ये अंडर रूट में जो फंक्शन है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर यहाँ पर अलाउड है, निगेटिव नहीं. क्यों? क्योंकि देन इट विल बिकम अ इमेजिनरी नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा वो चीज. तो हमें तो रियल नंबर सिस्टम में ही काम करना है. सो देयरफॉर ऑलवेज दिस f of x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन दिस पर्टिकुलर केस डिनोमिनेटर भी नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है. ठीक, तो हम यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. सो हियर क्लियरली f of x is defined for all x belongs to R, and therefore domain is equal to set of real numbers. तो डोमेन तो हमने निकाल लिया. Now we have to find out what? We have to find out range. We have to find out range. अब जब रेंज आप निकालेंगे, तो रेंज निकालते समय हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करना होता है. यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x, या फिर चलिए f of x से शुरुआत करता हूँ. f of x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग टाइप्स में हमें अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा. यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन वी विल हैव टू डिसाइड कि हम इसे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे. टू फाइंड आउट व्हाट? टू फाइंड आउट रेंज. डोमेन के लिए तो मैंने बता दिया, डोमेन के लिए कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी जिसके लिए f of x हमें मिल सकता है. तो हमने तो ले लिया x की, आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आपका आंसर मिलना ही है यहाँ पर f of x का. सो डोमेन इज कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स. रेंज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक अगर होगा, सो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है.
अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे यूज करते हैं इसको अच्छे से समझना है यहाँ पर इस तरीके में। सबसे पहले जो स्टेप्स है इसके लिए लिखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। फर्स्ट स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। अब यूनिटी मतलब प्लस और माइनस वन, वट एवर, +1 या फिर -1, दोनों में से कोई भी आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाइए। अब इस केस में कांस्टेंट को आप हमेशा अलग रखेंगे, ठीक। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए 1, ठीक। तो मैंने 7 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या हुआ, इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4/7x, दोनों टर्म्स का, आगे -1 एज इट इज, ठीक है, आगे -1 एज इट इज। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर में सेकंड स्टेप होता है हमारा थर्ड टर्म का, सेकंड स्टेप थर्ड टर्म। कल भी मैंने आपको फार्मूला लिखवा के दिया, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, हमें थर्ड टर्म निकालना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4/7, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 4/7, ठीक। तो 7 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4/7x, और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 4/7 का हाफ आपने करना है। फार्मूला के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 4/7 ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 से आपने कट कर दिया 2/7 का स्क्वायर, 4/49, ठीक। ये आपने निकाल लिया इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो मैंने इधर कर दिया 4/49, -1 तो एज इट इज है ही। थर्ड स्टेप में इसके मतलब इसी के आगे जो थर्ड टर्म आपने निकाला हुआ है, दैट यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म। ये साथ दे वो साथ ले ले, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने अपने जेब से ऐड तो कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज ना होने के लिए इसे मुझे वापस से निकाल भी लेना होगा, ठीक है। मैंने ऐड किया अपनी जेब से, तो मुझे निकालना भी होगा, और उसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म। अब कितना आप यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4/49 क्या, तो नहीं, 4/49 नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ऐड मैंने 4/49 नहीं किया है, मैंने कुछ अलग चीज ऐड किया है। क्या ऐड किया, देखिए इस पर्टिकुलर केस में 7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू 4/49 मैंने ऐड किया है। दिस आई ऐड 4/49 नहीं ऐड किया मैंने, 7 इंटू 4/49 ऐड किया है। तो कितना हो गया ये नंबर, 7 7 49, 4/7 मैंने बेसिकली ऐड किया है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 4/7, ठीक। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, 7 इन ब्रैकेट। नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, बन गया है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर होगा तो एक्स लेंगे। जो मिडल टर्म है वहां से आपको खाली साइन लेना है, अगर ये मिडल टर्म पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। 4/49 किसका स्क्वायर है, 2/7 का स्क्वायर है, ठीक। एंड दिस कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। फिर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों भी माइनस है तो माइनस साइन आएगा, और दोनों का एडिशन 7 1 7 प्लस 4 11/7, ठीक। अब इसका जो भी आंसर आएगा इस पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखनी है, एफ ऑफ एक्स का आंसर देखना है कि कितना आ सकता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, दोनों भी चीजें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। अब ये फर्स्ट जो टर्म है इट कंटेन्स व्हाट, 7 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर कैसे होता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होगा तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो कम से कम कितना हो सकता है, इक्वल टू 0, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं इसका आंसर 0 मान लेता हूं कम से कम,
टू बी मेरे पास -11/7 बच जाता है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया सो रिमेन्स व्हाट -11/7। तो ये कंप्लीट एफ ऑफ एक्स का जो भी आंसर है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/7। समझने वाली चीज है, दिस इज पॉजिटिव, उसमें से -11/7 हो रहा है। अगर हम इसे 0 एज्यूम करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा -11/7। या फिर जैसे जैसा इसका ब्रैकेट का आंसर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फाइनल आंसर आपका बढ़ता जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/7 एंड देयरफॉर रेंज क्या हो जाता है फिर, रेंज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू आया है सो इट इज क्लोज्ड इंटरवल -11/7 से लेके इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल, इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन। तो थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन पे एक बार बताइए समझ में आए, जो साइड में जो चीजें लिखी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग चीजें में लगेंगी, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं फॉर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो एच ऑफ एक्स आहे, ठीक है, एफ नाही एच आहे, एच ऑफ एक्स इक्वल टू √x+5 अपॉन 5+x, ठीक है, दिस इज एच ऑफ एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज और दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज √x+5 अपॉन x+5, 5+x ला आपण x+5 लिहू शकतो। So this is √x upon x, which is nothing but 1 upon √x. So in simplified form, this is h of x, 1 upon √x+5. ठीक? Now here x+5 cannot be 0. बघा आपण काय म्हटलेलं की √f of x should be always greater than or equal to 0 असलं पाहिजे, पण मग त्याच सायमल्टेनियसली मी काय म्हटलेलं अजून डिनॉमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। आता या ठिकाणी अंडररूटच्या मध्ये x+5 आहे, अंडररूटच्या मध्ये f of x आहे, तो कसा असला पाहिजे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0। मग ते म्हणणार सर या ठिकाणी तुम्ही नॉट इक्वल टू 0 म्हटलं, त्याचं रिझन काय आहे, कारण तो डिनॉमिनेटर मध्ये आहे। डिनॉमिनेटर शुड नॉट बी 0 म्हणजे x+5 0 नसला पाहिजे, दॅट इज x नॉट इक्वल टू -5। तर ही एक कंडिशन मला मिळाली, डिनॉमिनेटर ही पहिली कंडिशन यूज केली, डिनॉमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे √x+5 नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे x+5 नॉट इक्वल टू 0। त्याच्यावर मला मिळालं की x इज नॉट इक्वल टू -5। आता दुसरी कंडिशन √f of x मध्ये f of x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, ऑल्सो दिस दॅट इज x+5 जे अंडररूटच्या मध्ये आहे इट शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, पण इक्वल टू 0 मी घेणार नाही कारण तो डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, न्यूमरेटर मध्ये असता तर चाललं असतं। या ठिकाणी x+5 फक्त ग्रेटर दॅन 0, दॅट इज x ग्रेटर दॅन -5 and this generates what, this generates your domain, so therefore domain is equal to, domain काय असणार, possible values of x, so x should be greater than -5 and x should not be equal to -5, -5 पेक्षा मोठा excluding -5, so it means this is open interval -5 to infinity, so that is domain। ठीक है, आणि आता h of x, now we have to find out range, so here h of x is what, it is simplified form 1 upon √x+5।
and this 1 upon under root x plus 5. See, numerator is positive, denominator is also positive. ठीक है, under root x plus 5 is always positive. Numerator positive, denominator positive. So it is always greater than 0. That is positive. This cannot be equal to 0. Equal to 0 नाही येऊ शकत, कारण इक्वल टू 0 कधी येणार आहे जर न्यूमरेटर मध्ये व्हेरिएबल असेल काही तर, किंवा न्यूमरेटर जर 0 होऊ शकला तर. या केस मध्ये न्यूमरेटर 0 होणार नाहीये, कारण तो फिक्स आहे 1, तो 0 नाहीये. सो आन्सर ऑफ दिस इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, दॅट इज ग्रेटर दॅन 0, अँड देअरफॉर डायरेक्टली यू कॅन राइट डाउन द रेंज as 0 to infinity, in other language positive real numbers. Let us take fifth example, which is f of x equal to under root x minus 2 5 minus x. We have to find out domain and range. ठीक, first let us focus on domain. So for domain, under root मध्ये जे काय आहे, it should be always greater than or equal to 0. So here f of x is defined if under root मध्ये आहे x minus 2 into 5 minus x, and this should be greater than or equal to 0. आता याला सॉल्व करायचं आहे. वी हॅव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स. 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 कधी असतं, त्या पद्धतीने आपण सॉल्व अगोदर सुद्धा केलेले आहे. ठीक, या केस मध्ये काल जो मी तुम्हाला सांगतो, मी तेवढा मुद्दाम थांबवून ठेवलं, कारण मग ते काल थोडं कन्फ्युज झालं असतं. आता एक्झॅक्ट आपल्या समोर प्रॉब्लेम आहे, तिथे तुम्ही क्लिअर करून घेऊ शकता. या केस मध्ये x मायनस 2 आहे, इकडे 5 मायनस x आहे, तर याला मी -1 ने मल्टिप्लाय करतो. -1 ने मल्टिप्लाय करतो. इट विल बिकम लाइक दिस, x minus 2 हा 5 minus x जाऊन जाणार x minus 5. आता -1 ने जर मी लेफ्ट हँड साइडला मल्टिप्लाय केलं आहे, तर राइट हँड साइडला सुद्धा करावं लागेल. and 0 into -1 is how much? It is 0. but ज्यावेळेस मी -1 ने दोघं साइडला मल्टिप्लाय करतो, इनइक्वालिटी चेंजेस. काय केलं आपण? मल्टिप्लाय बाय -1 ऑन बोथ साइड्स. ठीक, तर असं करण्याचं रिझन काय आहे? आता हा कुठल्या फॉर्म मध्ये गेला? x मायनस ए, x मायनस बी च्या फॉर्म मध्ये, x मायनस ए आणि x मायनस बी च्या फॉर्म मध्ये. तर या प्रकारचं जे फंक्शन असतं, याच्याकरता तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर पाहिजे असेल, वी आर हॅव्हिंग 2 शॉर्टकट्स. फर्स्ट केस मी आता ऍड करता डिस्कस करतो आहे. फर्स्ट केस, जर x मायनस ए, x मायनस बी हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल, ठीक है, दिस इज गिवन. ऑल्सो इफ ए इज लेस दॅन बी, म्हणजे पहिला फॅक्टर ए हा लेस दॅन बी असला पाहिजे, देन इन दिस केस युअर सोल्युशन लाइज इन द इंटरवल ए टू बी. सो इन दिस केस सोल्युशन इज ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल ए टू बी. ए लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स, लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी. ठीक, आता नंबर लाईन वर याला कसं शो करणार बघा. ही नंबर लाईन आहे, दिस इज नंबर लाईन. एक्स मायनस ए, एक्स मायनस बी असे 2 फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे रूट्स कुठले झाले? एक्स इज इक्वल टू ए आणि एक्स इज इक्वल टू बी हे झाले रूट्स. सपोज या ठिकाणी मी पॉइंट शो केला, हा आहे एक्स इज इक्वल टू ए, हा दुसरा रूट आहे एक्स इज इक्वल टू बी. फॅक्टर्स आणि रूट्सचं रिलेशन व्यवस्थित लक्षात घ्या. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये 2 ब्रॅकेट्सचं मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू 0 येतं. तर जे 2 ब्रॅकेट असतात त्यांना आपण फॅक्टर्स म्हणणार, आणि त्या 2 ब्रॅकेट्स वरून जी काय आपल्याला सोल्युशन मिळतं, म्हणजे एक्सचं आन्सर मिळतं, दॅट इज युअर रूट और दॅट इज युअर सोल्युशन. सो इन दिस केस एक्स मायनस ए वरून एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स मायनस बी वरून एक्स इज इक्वल टू बी. आणि ही कंडिशन मी ऑलरेडी स्पेसिफाय केली, ए इज लेस दॅन बी. सो ए लेफ्ट हँड साइडला आहे, बी राइट हँड साइडला आहे. इट मीन्स ए इज लेस दॅन बी. So in this particular case, your solution for this inequality lies between this.
दिस इज युअर सोल्युशन. ठीक आहे, हे आपलं सोल्युशन असणार आहे. ब्लॅक पेन शो करू का, दिसायला पाहिजे म्हणून. सेकंड केस मध्ये अशाच प्रकारे, सेकंड केस मध्ये इथे लेस दॅन ऑर इक्वल टू होतं. समजा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू असेल, जी की कालची केस होती आपली. ठीक, हिअर ऑल्सो टेकिंग ए लेस दॅन बी. याचं जे सोल्युशन असतं इन दिस केस, solution of this, common solution of this. So in this case, value of x is always less than or equal to a and value of x is always greater than or equal to b. म्हणजे नंबर लाईन वर जर मला शो करायचं असेल, या ठिकाणी आहे x is equal to a, या ठिकाणी आहे x is equal to b. So in this case solution is what? Less than or equal to a. म्हणजे आता हा मधला पोर्शन नसणार सोल्युशन मध्ये, आता पोर्शन असणार आहे इकडचा. हा पोर्शन सोल्युशनचा पार्ट आहे. सो दॅट इज अ शॉर्टकट. कुठल्या केस मध्ये दोन फॅक्टर्स या फॉर्म मध्ये असले पाहिजे, एक्स मायनस ए, एक्स मायनस बी च्या फॉर्म मध्ये. देन दिस इज युअर सोल्युशन. हा मधला पोर्शन लेस दॅन ऑर इक्वल टू साठी आहे आणि हा इकडचा आणि इकडचा पोर्शन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू साठी आहे. दोघं केस मध्ये एक कंडिशन मात्र लक्षात ठेवायची, ए लेस दॅन बी. आता इथं बघा, या ठिकाणी एक्स मायनस टू, एक्स मायनस फाईव्ह. सो हिअर 2 इज लेस दॅन 5. मग या पर्टिक्युलर केस मध्ये लेस दॅन ऑर इक्वल टू च्या हे सोल्युशन आहे. सो एक्स लाइज बिटवीन ए अँड बी. सो यू कॅन से दॅट हिअर एक्स लाइज बिटवीन 2 and 5. सो 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. आणि याला तुम्ही सॉल्व्ह केलं ना, जसं आपण काल केलं होतं केस 1, केस 2, तर तुम्हाला हेच कॉमन सोल्युशन मिळणार आहे. याचं हे सॉल्व्ह करून बघा ना, आधी सॉल्व्ह करून बघा. केस 1, केस 2 ने विल गेट दिस सोल्युशन अकॉर्डिंग टू दिस. नाउ व्हॉट, हे आहे मग डोमेन. एक्सच्या काय व्हॅल्यूज असू शकतात, तर एक्सच्या व्हॅल्यूज 2 पासून ते 5 पर्यंत असू शकतात. सो दॅट इज युअर डोमेन. सो डोमेन इक्वल टू closed interval 2, 5. So it is inclusive of 2 and 5. ठीक. So this is about domain. And next we have to find out range. So for range, now this is square root function. This is square root function. So first of all we will find out range of this and then we will find out range of square root. तर याचं आपल्याला रेंज फाइंड आउट करायची आहे, x मायनस 2, 5 मायनस x ची. तर या ठिकाणी मी सॉल्व्ह करणार. नाउ x मायनस 2 इंटू 5 मायनस x. सो दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, यांचं मल्टिप्लिकेशन करणार आपण. तर ठीक आहे, सरळ सरळ करून घेऊ. x इंटू 5, 5x minus x square. This is minus 10 minus minus plus 2x. So this is equal to what? या ठिकाणी क्वाड्रेटिक होणार minus x square, then 5x plus 2x. It is 7x and this is minus 10. Now we have to use completing square method again to find out range for this function. ठीक आहे, या पर्टिक्युलर फंक्शन करता काय रेंज असणार, काय व्हॅल्यूज असू शकतात. तर मला कंप्लीटिंग स्क्वेअर, क्वाड्रेटिक आहे, कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड यूज करावी लागेल. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट या ठिकाणी -1 आहे, तर मी मायनस साइन कॉमन घेऊन टाकतो. ब्रॅकेट मध्ये काय होणार, एक्स स्क्वेअर प्लस 7 होणार -7x, इथे होणार +10. आपण जसं मागच्या याच्यामध्ये केलं की फक्त दोघांवरच आपल्याला जर काम करायचं असेल तर तसंही करू शकतो. म्हणजे इथे फक्त असं करणार आणि हा -10 ऍज इट इज ठेवणार, कारण थर्ड टर्म या ठिकाणी ऍड करणार आहे.
Let us find out third term. So this is equal to what? Minus in bracket x square minus 7x. आता थर्ड टर्म काय असते? याला हाफ करायचं म्हणजे 7/2 झाला. त्या 7/2 चा स्क्वेअर दॅट इज 49/4 आपण ऍड केला. ठीक आहे. पुढे -10 ऍज इट इज. देन मग आता ऍक्च्युअली मी 49/4 ऍड केलाय का? तर नाही. बघा हे मायनस साइन आहे इथं. म्हणजे मी -49/4 ऍड केला आहे. तर मला इथे घ्यावं लागेल प्लस 49/4. So this becomes what? Minus in bracket x मध्ये साइन मायनस आहे ती इथे येणार मायनस 49/4 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 7/2 चा कंप्लीट स्क्वेअर. What is the answer for this? 4 into -10 minus 40. So 49 minus 40, it is 9/4. ठीक है. Now here this term, this bracket is a square, so it is always positive. Square is always positive. याची मिनिमम व्हॅल्यू किती होऊ शकते? 0. म्हणजे अगर ब्रॅकेटचा आन्सर 0 असेल, मी आता या ठिकाणी पुसलं बघा ते स्क्वेअर ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ठीक. तर या ठिकाणी जे ब्रॅकेट मध्ये स्क्वेअर आहे सो इट इज पॉझिटिव्ह, बट त्याला साइन लागलेलं इकडे निगेटिव्ह. सो अगोदर जर आपण कन्सिडर केलं की दिस इज 0, देन इन दॅट केस इफ दिस इज 0 युअर आन्सर इज 9/4. ठीक. आणि 0 पासून जसं जसं ते निगेटिव्ह मध्ये जाईल तसं तसं आन्सर 9/4 पेक्षा आता कमी येणार. आन्सर 9/4 पेक्षा कमी येणार ज्यावेळेस याची व्हॅल्यू वाढत जाणार त्यावेळेस, कारण ही टर्म निगेटिव्ह आहे, सबट्रॅक्ट होणार आहे ती 9/4 मधून. सो याचं आन्सर जे काय असणार, इट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 9/4. मागच्या केस मध्ये बघा इथली जी काय टर्म होती ते या ठिकाणी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आलेलं होतं. असं काय झालं तर त्या दोन केस एकदा वाटल्यास तुमच्या माहिती लिहून घ्या. एक्स स्क्वेअर प्लस ए असेल ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. देन इन दिस केस युअर आन्सर इज, म्हणजे या केस मध्ये रेंज काय होऊन जाणार या फंक्शनची ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ए. आणि तेच जर सेकंड केस मध्ये बघा जी की ही केस आहे मायनस एक्स स्क्वेअर आहे या ठिकाणी. सो दिस इज मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. देन आन्सर फॉर दिस इज ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू ए. कारण हे सबट्रॅक्ट होणार ए मधून. ए पॉझिटिव्ह नंबर आहे, हे काय होत जाणार, हे सबट्रॅक्ट होत जाणार. सबट्रॅक्ट झाल्यानंतर ए पेक्षा आपला आन्सर कमी 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 होत जाणार. सो हिअर इट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 9/4. आणि आपल्याला रेंज कोणाची पाहिजे, एफ ऑफ एक्स ची. एफ ऑफ एक्स काय आहे, अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन. जे आपण सॉल्व्ह केलं ते आपलं एफ ऑफ एक्स नाहीये, आपलं एफ ऑफ एक्स आहे अंडर रूट ऑफ दिस. सो देअरफॉर अंडर रूट ऑफ x minus 2 into 5 minus x. ठीक आहे. हे जे पर्टिक्युलर मल्टिप्लिकेशन होतं याचा आन्सर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 9/4 आहे. मग अंडर रूटचा आन्सर लेस दॅन ऑर इक्वल टू अंडर रूट 9/4 असणार. ठीक. अंडर रूट 9/4 किती असतो, that is less than or equal to under root 9/4 is 3/2. So therefore range now is less than or equal to 3/2. 3/2 पेक्षा कमी. ठीक. किती कमी, अप टू मायनस इन्फिनिटी. आणि 3/2 इक्वल टू असल्यामुळे क्लोज इंटरवल. सॉरी अंडर रूट आहे ना. ओके ओके जस्ट अ सेकंड. अंडर रूट असल्यामुळे 0 येणार. अंडर रूट पण आहे त्या ठिकाणी 0. पॉझिटिव्ह आन्सर असणार लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3/2. 3/2 पेक्षा कमी, पण मायनस इन्फिनिटी पर्यंत का नाही, कारण अंडर रूट आहे. अंडर रूट असल्यामुळे फक्त 0 पर्यंत ते आपण पॉझिटिव्हच घेत असतो. ओके 0 ला
म्हणू शकतो, क्लोज इंटरवल शो करा 0 ला, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3/2. सो फ्रॉम 0 to 3/2 0 सुद्धा असू शकतो. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. याच्यात एक लास्ट क्वेश्चन बाकी आहे, दॅट इज 16. ठीक आहे, तो बघू आपण. बरं, या क्वेश्चन मध्ये एकदा काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. क्वेश्चन नंबर 7. f of x equal to under root 16 minus x square. So for this function to be defined, for f of x to be defined, what is the condition? अंडर रूट मध्ये आहे, तर अंडर रूट मध्ये जे काय आहे, इट शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आता इथे मी इक्वल टू 0 सुद्धा घेऊ शकतो, कारण हे न्यूमरेटर मध्ये आहे. डिनॉमिनेटर मध्ये असतं तर फक्त ग्रेटर दॅन 0 मला घ्यावं लागेल, लक्षात ठेवा. या ठिकाणी न्यूमरेटर मध्ये आहे, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, व्हाट इज द कंडिशन? 16 मायनस एक्स स्क्वेअर शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ठीक, इट मीन्स व्हॉट? मायनस एक्स स्क्वेअर जर मी तिकडे घेऊन गेलो तर 16 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. पण आपण एक्स नेहमी लेफ्ट हँड साइडला लिहितो, तर एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 16. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू लेस दॅन ऑर इक्वल टू झाला, कारण एक्स स्क्वेअर लहान आहे, 16 मोठा आहे. सो एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 16. नाउ व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स therefore x belongs to -4 to 4, and that is the domain. हा कन्सेप्ट आपण अगोदर डिस्कस केलेला आहे, एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 16. तर एक्स कुठे असणार? -4 आणि 4 च्या मध्ये असणार. इक्वल टू असल्यामुळे इथं सुद्धा इक्वल टू येणार, म्हणजेच क्लोज इंटरवल येणार. एकदा परत तो कन्सेप्ट तुम्हाला नंबर लाईन वर शो करतो. ठीक, दिस इज नंबर लाईन. लेट अस से हियर वी आर हॅविंग 0 and it is what? x square less than or equal to 16. ठीक, मग स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तर स्क्वेअर सपोज या ठिकाणी जर नंबर असेल 16, तर एक्स स्क्वेअर इथून इथपर्यंत आहे, दिस इज एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 16. मग 16 पेक्षा लेस म्हणजे तो निगेटिव्ह मध्ये नाही जाणार, तो इथून इथपर्यंत आहे, 0 to 16. Okay, so when we say x square is less than or equal to 16, it means x square is here less than or equal to 16. So it is inclusive of 0 and 16. Equal to पण आहे ना, so it is inclusive of 0 and 16. Here it is x square. मग x कुठे असेल? x belongs to the interval -4 4. बघा, ज्यावेळेस x square 0 to 16 मध्ये असतो त्यावेळेस x, सपोज या ठिकाणी लेट अस से दिस इज +4 and this is -4. Then x belongs to the interval -4 to +4. So this much is the area for x. कारण यांच्यामध्ये कुठल्याही तुम्ही व्हॅल्यूज बघा, त्यांचा स्क्वेअर हा ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 16 असणार. +4 असेल तर मॅक्सिमम व्हॅल्यू 16, -4 असेल मॅक्सिमम व्हॅल्यू 16. इकडे 1 2 असतील तर त्यांचे स्क्वेअर 16 पेक्षा कमी, -1 2 चे सुद्धा स्क्वेअर 16 पेक्षा कमी. सो ही फिगर एक पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन नेहमी लक्षात ठेवायचं. दिस इज फॉर एक्स स्क्वेअर, दिस इज फॉर एक्स. ठीक, सो इन दिस केस इट इज -4 to 4. सो दॅट इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ एक्स. इट मीन्स इट इज डोमेन ऑफ द पर्टिक्युलर फंक्शन. एक्स च्या काय व्हॅल्यू असू शकतात. राहिला विषय रेंज. रेंज just a second. So here now we have to find out what? We have to find out range. So here f of x, since it is under root function, that is square root function, which is always greater than or equal to 0.
f of x is always greater than or equal to 0. So minimum value is 0. But what is the maximum value that we have to find out? So therefore minimum f of x is equal to 0. And what is maximum f of x? मॅक्सिमम f of x कधी मिळणार आपल्याला? ज्या वेळेस x ची व्हॅल्यू 0 होणार त्यावेळेस होणार 16 मायनस 0. ठीक आहे, 16 मायनस 0 म्हणजे अंडर रूट 16. सो मॅक्सिमम f of x is under root 16. That is the maximum value, which is equal to 4, and therefore range is equal to 0 to 4. ही मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू वरून आपल्याला रेंज मिळते. आता मिनिमम व्हॅल्यू कधी असेल 0 ऍट x इज इक्वल टू 4. हे तुमच्या माहितीसाठी लिहून ठेवा. और -4 पण असू शकते. ऍट x इज इक्वल टू 4 और -4 x square will become 16 and 16 minus 16 will become 0. So that is the minimum value of f of x. What is the maximum value of f of x? It is under root of 16. कुठे असणार ती? ऍट x इज इक्वल टू 0. या ठिकाणी x स्क्वेअर 0 होऊन जाणार म्हणजे 16 मायनस 0 इट इज 16. सो अंडर रूट ऑफ 16. सो दॅट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. मिनिमम मॅक्सिमम जर आपल्याला फंक्शनचे मिळालं तर दॅट इज नथिंग बट युअर रेंज. रेंज इज 0 टू 4. ठीक. सो काही डाऊट?